हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स। आज हम बात कर रहे हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन का एक पार्ट हमने बचाया हुआ था जो कि है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पीईएम के बारे में। यहाँ हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बाकी सारे जो टॉपिक्स थे वो आपको डिस्कस कर दिए गए हैं। मेटाबॉलिज्म तक मैंने वहाँ पर आपको बताया हुआ है। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं पीईएम के बारे में। पीईएम जो है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है कि मेजरली जब पीईएम की बात होती है तो दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा बात होती है। एक आ जाता है जिसमें क्वाशियरकॉर और दूसरा आ जाता है मरासमस। इनके बारे में तो सभी लोग लगभग जानते हैं, लेकिन इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ आज आपको ये भी बताएंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वाशियरकॉर के सिम्टम्स क्या है, मरासमस के सिम्टम्स क्या है। कभी कभार दोनों को मिक्स कर देते हैं और फिर उन्हीं में उलझ जाते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम इनके बारे में भी क्लियर आउट करेंगे। साथ ही साथ एक लास्ट में आपको इंफॉर्मेशन ये भी दूंगा कि ओवर प्रोटीन का कंजम्पशन करने से क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, क्या क्या वहां पे प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं और कितना प्रोटीन आपको डेली लेना चाहिए, ये मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीईएम से। पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को बोला जाता है जब कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग है, अगर वो प्रोटीन का कंजम्पशन कम कर देते हैं तो उसको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के कंडीशन में रखा जाता है। एक्चुअली कह सकते हैं उसको प्रोटीन माल न्यूट्रिशन में रखा जाता है, लेकिन यहाँ एनर्जी एक दूसरी चीज आ जाती है कि जिसमें आप प्रोटीन के साथ साथ जो बाकी कैलोरीज हैं उनमें भी डेफिसिट करते हैं। ऑल ओवर द डेफिसिट जब आपको हो जाती है प्रोटीन की भी और कैलोरीज की भी, तो वो आ जाता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के कंडीशन में। तो यहाँ पर जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है उसका सबसे बड़ा जो कॉज माना गया है वो है पॉवर्टी। जब इंसान को खाने को नहीं मिलता है, जब वो गरीबी में होते हैं, नहीं खाने को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे प्रोटीन एक ऐसा फूड है जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सस्ते हैं। आप देखेंगे आलू में मिल जाता है, आपके जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनमें मिल जाते हैं। ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट को हायर करना बहुत ईजी है, फैट को भी हायर करना उतना ईजी है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जितना तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फैट ईजिली मिल जाता है। लेकिन प्रोटीन जो है महंगे सोर्सेज हैं, चाहे आप एग देख लीजिए, चाहे मिल्क देख लीजिए, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं सारे कॉस्टली हैं, जितने भी आप देखेंगे नॉन वेज प्रोडक्ट्स हैं सारे कॉस्टली हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट जो हैं वो भी कॉस्टली हैं। तो प्रोटीन का हायर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन इकोनॉमिक वेज, और इस वजह से लोग उसको हायर नहीं कर पाते और फिर उनमें प्रोटीन की कमी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के क्या क्या सिम्टम्स आपको कॉमनली देखने को मिलेंगे। हम क्वेश्चन और मरासमस की बात नहीं करें, ओवरऑल प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, पहले हम इसकी बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जब सिम्टम्स की बात करते हैं तो आ जाता है इसमें सबसे पहले आप देखेंगे फेलियर टू ग्रोथ आ जाता है, इसमें थिनिंग ऑफ हेयर्स आ जाता है, स्किन चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, स्किन के कलर चेंजेस देखने को मिलते हैं, एडिमा देखने को मिलता है, आपको अनीमिया की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, अपैथी जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो पेशेंट है वो आपको मसल ग्रोथ उसके अंदर बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है, मसल ग्रोथ के साथ साथ एडिमेटस कंडीशन भी आपको देखने को मिलती है। तो कुछ ये सिम्टम्स जो हो जाते हैं, इस तरीके के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पर एक व्यक्ति प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में आपको इस तरीके के सिम्टम्स दिखा सकता है। हेयर कलर जो भी है उनमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, हेयर की थिकनिंग भी आपको देखने को मिल सकती है, थिनिंग आपको देखने को मिल सकती है, मतलब हेयर जो है वो पतले हो जाते हैं और हल्के से ब्राउनिश कलर के आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिनको कि आप देख सकते हैं। डिस्प्ले पर एक इमेज भी आपको दिखाई जा रही है जिसमें कि एक जो बच्चा है वो आपको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का शिकार होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें सिम्टम्स आपको बखूबी तरीके से दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बात कर ली अब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के जो आपके सिम्टम्स हैं उनके बारे में। सिम्टम्स के बाद बात करेंगे ये कौन कौन से होते हैं, क्या क्या इनके टाइप्स हैं। तो टाइप्स के अकॉर्डिंग जब इनको डिवाइड किया गया तो यहाँ पर 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया। जो पहली कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है क्वाशियरकॉर, दूसरी कैटेगरी आ जाती है मरासमस और तीसरी कैटेगरी आ जाती है मैरास्मिक क्वाशियरकॉर। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में अभी जान लेते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। क्वाशियरकॉर जो है प्रोटीन का जब माल न्यूट्रिशन बॉडी में देखने को मिलता है तो वो आ जाता है क्वाशियरकॉर की कंडीशन में। मरासमस मतलब कि ऐसी कंडीशन हो जाती है जब प्रोटीन के साथ साथ ऑल ओवर कैलोरीज का डेफिसिट देखने को मिलता है। आई मीन टू से दैट प्रोटीन के साथ साथ आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट्स इनका भी डेफिशिएंसी जब देखने को मिलती है तो वो आ जाता है मरासमस में। मरासमिक क्वाशियरकॉर मतलब कि सिम्टम्स कुछ इस तरीके से शो होते हैं कि वो मरासमस के भी सिम्टम्स शो करता है और क्वाशियरकॉर के भी सिम्टम्स शो करता है। छोटा सा एग्जांपल अगर आपको देखता हूं तो बता दूं कि मसल वीकनेस या फिर मसल लॉस के साथ साथ एडिमा भी आपको देखने को मिलता है, तो वो क्वाशियरकॉर या मरासमिक क्वाशियरकॉर में आ जाता है।
तो अब बात कर लेते हैं एक एक करके सबके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वाशरकॉर की। बताने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्वाशरकॉर का जो पेशेंट है वो किस तरीके से दिखता है। क्वाशरकॉर, अब आप इमेज आपको एक दी गई है स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे जो इमेज आपको दिखाई जा रही है, इसमें एक जो बच्चा है वो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जिसमें कि आप मसल वीकनेस आपको देखने को मिल रही है। अब ये जो बच्चा आपको इमेज में दिखाया जा रहा है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि बच्चे की जो मसल्स हैं वो काफी वीक हो चुकी हैं, जो बोन्स हैं वो प्रोमिनेंट हो चुकी हैं, लेकिन एडिमाटस कंडीशन आपको यहाँ पर फिर भी देखने को मिल रही है। यही एक इसका सिम्टम खास है। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो उसका फेस है वो मून शेप देखने को मिल रहा है। खैर, इन सब सिम्टम्स के बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ आपको और भी इमेजेस कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें आप देख पा रहे हैं कि बच्चा है वो ब्लैक कलर की स्किन है उसकी, और वो जो आप देख पा रहे होंगे कि नीग्रोस क्वालिटी जो आपका एक कह लीजिए क्वालिटी होती है ह्यूमंस की, उनमें आपको देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ इसमें भी आपको देखने को मिल रहा है कि बच्चा जो है वो क्वाशरकॉर से पीड़ित आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर अब बात कर लेते हैं सिम्टम्स के बारे में। अगर क्वाशरकॉर के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो क्वाशरकॉर के जो सिम्टम्स है वो कुछ इस तरीके से हैं कि मसल जो है वो लॉस हो जाती हैं। मसल्स लॉस के साथ साथ जो बोन्स है वो प्रोमिनेंट हो जाती है। सच लाइक दैट ये शोल्डर की जो बोन है, आप देखेंगे कि शोल्डर जो है वो नुकीला सा दिखता है, ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखता है, क्योंकि वहाँ मसल्स नहीं है, बोन्स ज़्यादा दिख रहे हैं। उसके बाद जो जाइगोमेटिक बोन है प्रोमिनेंट दिखती है, और जितनी भी बोन है वो प्रोमिनेंट हो जाती है। सच लाइक द रिब्स, द एल्बोज, द नीज, ये सब आपकी प्रोमिनेंट होती हुई दिखती हैं, क्योंकि वहाँ पर मसल है नहीं और बोन्स जो है वो प्रोमिनेंट हो चुके हैं। साथ ही साथ जो हेयर कलर है वो भी आपको ब्राउनिश सा देखने को मिलता है, रेडिश ब्राउन आप कह लीजिए, उस तरीके का हेयर कलर देखने को मिलता है। हेयर कलर के साथ साथ जो हेयर का टेक्सचर है वो भी आपको बहुत ज़्यादा थिन देखने को मिलता है, पतला देखने को मिलता है। चेहरे में आप देखेंगे कि जो चेहरा है वो मून फेस हो जाता है, मतलब कि एक गोलकार में आपको उसका फेस जो है वो देखने को मिलता है। उसके बाद एडिमेटस कंडीशन भी आपको पेशेंट में देखने को मिलती है जो क्वाशरकॉर से पीड़ित होते हैं। ये कुछ खास सिम्टम्स हैं जो कि आपको उसमें देखने को मिलेंगे। बाकी वीकनेस, लीवर डैमेज, ये सब तो सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वाशरकॉर ज़्यादातर देखने को क्यों मिलता है। क्वाशरकॉर तब ज़्यादा देखने को मिलता है जब मदर जो है वो मदर मिल्क को ज़्यादातर फीड कराने के बजाय जो फार्मूला मिल्क्स हैं उनका ज़्यादा यूज़ करते हैं। उनका यूज़ करने की वजह से क्या होता है कि आप देखेंगे उसमें प्रोटीन की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा कम होती है। अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज़ लेस एंड अमाउंट ऑफ शुगर इज़ मोर, मतलब शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है और प्रोटीन जो है बहुत कम आपको देखने को मिलता है। इस वजह से प्रोटीन से लैक करते हैं बच्चे, और उसके साथ साथ उनमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसका अमाउंट बढ़ जाता है, या कह लीजिए शुगर का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है, और प्रोटीन का माल न्यूट्रिशन वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन करना है या फिर आपको प्रिवेंशन करना है, ट्रीटमेंट करना है, तो ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि जो बच्चा है उसको अधिक से अधिक मात्रा में प्रोटीन देते हैं। वेरियस सोर्सेज से वहाँ से प्रोटीन निकालने की कोशिश करते हैं और उसको प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो प्रोटीन का जो माल न्यूट्रिशन है जिससे वो पीड़ित है वो हट सके, उससे जो बच्चा है वो ट्रीट हो सके और वो वापस से अपनी मसल गेन कर सके और जितने भी सिम्टम शो करता है वो डिमिनिश हो सकें। तो इसके लिए यही ट्रीटमेंट बताया गया कि प्रोटीन आपको वहाँ पर रिप्लेनिश करना पड़ता है। उसके बाद अब मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ एक इमेज से एंड में आपको कि क्वाशरकॉर और नॉर्मल चाइल्ड में क्या क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं। तो स्क्रीन पे देखिए आपको एक पिक्चर दिया जा रहा है, वहां पर देखिए आपको ये सारी चीजें क्लियर आउट हो रही हैं। अब इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं एक नॉर्मल चाइल्ड खड़ा हुआ है और एक उसके बगल में एक क्वाशरकॉर चाइल्ड खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको सिम्टम्स कुछ लिख कर पे लेवलिंग की गई है, जैसे मसल वीकनेस आपको देखने को मिलेगा, स्वेलन एब्डोमेन जिसको कि पिटिंग एडिमा भी बोला जाता है क्वाशरकॉर में, वो आपको देखने को मिलेगा। चेंजेस इन द स्किन पिगमेंटेशन, जो स्किन है उसके पिगमेंटेशन में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि इमेज में भी कुछ धब्बों के थ्रू आपको दिखाए गए हैं। हेयर का कुछ कलर और टेक्सचर भी आपको चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब क्वाशरकॉर को डील करने के बाद बात कर लेते हैं मरासमस के बारे में। मरासमस भी जो है एक ऐसी डिसीज है जो कि पीईएम के अंडर ही आती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि जो प्रोटीन है उसके साथ साथ जो अदर कैलोरीज हैं वो भी यहाँ पर डिप्लीट होती हैं, जैसे कि उसको फैट में भी लैक देखने को मिलता है, उसके कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट में भी लैक देखने को मिलता है, और प्रोटीन तो ऑलरेडी लैक में है ही है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि वहाँ पर तीनों जो क्राइटेरिया हैं, जो आपके मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट
न्यूट्रिएंट जिनको बोला जाता है वो वहां पर तीनों लैक हो रहे हैं, इस वजह से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो रहा है। अब यहां पर ये कंप्लीट वर्ड हो जाता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, और वहां पर ये तीनों आपको देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली ये होता क्यों है, ये तब होता है जब फूड को इंटेक करना बंद कर दिया जाए, तब ऐसा आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। खास सिम्टम इसमें ये होता है मसल वीकनेस के साथ साथ जो सबक्यूटेनस फैट है वो भी आपको डिप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा, मतलब वो भी लॉस होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें और भी कुछ सिम्टम्स ऐसे आपको बताए जा रहे हैं कि टेम्परेचर में फ्लक्चुएंस आपको देखने को मिलता है, क्योंकि भाई सबक्यूटेनस फैट जो है वो आपका डिप्लीट होगा तो आपका जो टेम्परेचर है वो बॉडी लॉक नहीं कर पाएगी, बॉडी मेंटेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो सबक्यूटेनस फैट है वो टेम्परेचर आपका मेंटेन करके रखता है। साथ ही साथ आपको अनीमिया जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, और आपको इरिटेबिलिटी भी देखने को मिल सकती है, एंजाइटी भी आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसे सिम्टम्स कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। अब अगर इसको ट्रीट करना है तो इसके लिए सबसे अच्छा ये सोर्स बताया गया कि बच्चा जो है उसको फीडिंग जो है उसकी कराना शुरू करिए। दिन में उसको उसकी जो मील्स हैं उनको बढ़ाइए, आप उसको 2 मील 4 मील एक्स्ट्रा दीजिए। अगर उसका डाइजेशन अच्छा है तो धीरे धीरे उसके मील्स का नंबर बढ़ाइए। साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया यहाँ पर कि प्रोटीन पर केवल ना ध्यान देते हुए जितने और मैक्रोन्यूट्रिएंट है जैसे कार्बोहाइड्रेट जैसे फैट, इन पर भी ध्यान दिया जाए ताकि उसका ओवरऑल ग्रोथ हो सके, उसका जो सबक्यूटेनस फैट है वो भी बढ़ सके उसके मसल्स के साथ साथ। एक चीज यहां पर खास गौर करने वाली ये है कि अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये डेथ का भी एक रीजन बन सकती है, डेथ भी हो सकती है बच्चे की, अगर वहां पर जो बच्चा है वो सीवियर मरासमस की कंडीशन में चला जाए तो यहाँ पर जो मरासमस है उसको तो मैंने क्लियर किया। अब साथ ही साथ मैं मरासमस को आपको दिखाना भी चाहता हूँ कि किस तरीके से मरासमस दिखता है। तो आपको यहाँ पर एक इमेज प्रेजेंट की जा रही है जिसमें कि आपको मरासमस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्वाशियरकॉर और मरासमस दोनों एक साथ ही देखने को मिल रहे हैं, तो आपको डिफरेंस भी क्लियरली देखने को मिल जाएगा। हालांकि डिफरेंस मैं इसके बाद बताने वाला हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर डिफरेंस सिम्टम्स के थ्रू देखने को मिल जाएगा। सिम्टम्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, मरासमस जो बच्चा है वो उसका जो फेस है वो ओल्ड एज फेस की तरह देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो बोन्स है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलती हैं। अडीमा यहाँ देखने को नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ पर जो फ्लूइड का एक्युमुलेशन है, या आप कह लीजिए कि जो फैट है वो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबक्यूटेनस फैट भी लॉस हो चुका है। बोन्स बहुत ज्यादा पतली दिखने लग जाती हैं, मसल्स तो बिल्कुल ही लॉस दिखने लग जाते हैं। इस तरीके के सिम्टम्स आपको बच्चे में देखने को मिलेंगे। एक मरासमस चाइल्ड का एक पिक और मैं आपको दिखा रहा हूं, इमेज और दिखा रहा हूं, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब इन सब चीजों के बाद मैं डिस्कस करना चाहता हूं मेजर टॉपिक की तरफ। जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है क्वाशियरकॉर और मरासमस में डिफरेंस क्या है। क्वाशियरकॉर और मरासमस में बहुत मेजर डिफरेंस है, काफी सारे लोग इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए एक चार्ट के थ्रू मैं आपको डिफरेंशिएट करके दिखाता हूं। एक चार्ट स्क्रीन पर दिया जा रहा है जिसमें कि आपको इसका डिफरेंस क्लियरली बताया गया है। अब ये देखिए चार्ट में आपको क्या क्या दिखाया जा रहा है। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से चार्ट दिख पाए। अब चार्ट में देखिए आपको पहले क्वाशियरकॉर और इधर साइड में मरासमस दिया गया। पहले पॉइंट में आपको बताया गया इट डेवलप्स इन चिल्ड्रन whose diet are deficient in of प्रोटीन, मतलब कि जिनकी प्रोटीन लैक करता है, जिनमें प्रोटीन की कमी ज़्यादातर देखने को मिलती है, वो क्वाशियरकॉर के शिकार होते हैं। और मरासमस में लिखा हुआ है इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोटीन और कैलोरीज जब दोनों की डेफिशिएंसी होती है तो मरासमस आपको देखने को मिलता है। दूसरे पॉइंट में आपको बता रहे हैं इट अकर्स इन द चिल्ड्रन बिटवीन 6 month एंड 3 years ऑफ एज, मतलब जो 6 महीने के बच्चे होते हैं और 3 साल तक की एज के बच्चे होते हैं, ज़्यादातर उनमें क्वाशियरकॉर देखने को मिलता है। लेकिन मरासमस में बताया गया है इट इज़ कॉमन इन इन्फेंट अंडर 1 year ऑफ एज, मतलब जो 1 साल की एज के अंदर के बच्चे होते हैं ज़्यादातर उनमें आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। उसके बाद बताया गया थर्ड पॉइंट में सबक्यूटनस फैट इज प्रिजर्व्ड, मतलब जो सबक्यूटनस फैट है वो प्रिजर्व्ड रहता है, मतलब कि वहां पर लॉस आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मरासमस में आपको बताया गया है सबक्यूटनस फैट इज नॉट प्रिजर्व्ड, मतलब कि यहां पर लॉस हो जाता है। अभी अभी मैंने जो कि आपको बताया था। अडीमा इज प्रेजेंट, मतलब कि आपको क्वाशियरकॉर में अडीमा देखने को मिलता है, लेकिन मरासमस में कोई भी अडीमा देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद आपको अगले पॉइंट में बताया गया एनलार्ज्ड फैटी लीवर, मतलब जो लीवर है वो फैटी हो जाता है, और फैटी हो जाता है तो अपने साइज को एनलार्ज कर लेता है। लेकिन मरासमस में ऐसी कोई भी कंडीशन आपको देखने को नहीं मिल रही है। उसके बाद आपको बताया गया है क्वाशियरकॉर में रिब्स आर नॉट वेरी प्रोमिनेंट, मतलब कि रिब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उभरी हुई आपको देखने को नहीं मिलती हैं। लेकिन मरासमस में बताया गया रिब्स बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट बिकॉज, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे कि मसल लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो रिब्स ऊपर की तरफ आपको उठी हुई देखने को मिलती हैं।
उसके बाद जो क्वाशरकॉर में जो सिम्टम बताया जा रहा है वो है लेथार्जिक, मतलब जो बच्चा है वो थका हुआ आपको देखने को मिलता है। लेकिन मरासमस में आपको बताया गया अलर्ट एंड इरिटेबल, जो बच्चा है वो अलर्ट रहता है और इरिटेबल रहता है। इसका भी एक रीज़न है, वो रीज़न ये है कि जब क्वाशरकॉर रहता है तो बच्चे में एडिमेटस कंडीशन देखने को मिलती है जिसकी वजह से वो लेथार्जिक हो जाता है। लेकिन मरासमस में जो बच्चा है वो और ज़्यादा हल्का हो जाता है क्योंकि मसल के साथ साथ सबक्यूटनस फैट भी लॉस हो गया है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट सिम्टम में बता रहे हैं मसल वेस्टिंग, माइल्ड और एब्सेंट। इसमें आप देखेंगे कि जो मसल्स हैं वो वेस्ट हो रही हैं लेकिन माइल्ड मतलब बहुत कम, या फिर हो सकता है कभी कभार बिल्कुल भी ना हो। लेकिन मरासमस में तो आपको पता ही है कि सीवियर मसल वेस्टिंग आपको देखने को मिलती है। क्वाशरकॉर में देखेंगे तो पुअर एपेटाइट, मतलब बच्चा जो है ज़्यादा खाना नहीं खाना पसंद करता है, उसको भूख ज़्यादा नहीं लगती है। लेकिन मरासमस में चीज़ें थोड़ी उल्टी ही हो गई हैं। उसमें आपको लिखा हुआ है वोरेशियस फीडर, मतलब जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा फीडिंग करता है, उसकी फीडिंग करने की कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन आप फिर सोचेंगे कि फिर उसमें ये सिम्टम क्यों क्रिएट हो रहे हैं कि मसल वेस्टिंग हो रहा है या फिर उसको सबक्यूटनस फैट लॉस हो रहा है, तो उसका रीज़न ये है कि उसको वो चीज़ें नहीं मिली हैं या फिर उसकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाई है। ठीक है, उसको खाने की इच्छा तो हो रही है, ठीक है, भूख भी लग रही है, फीडिंग करता है, लेकिन उसको हो सकता है डाइजेस्ट ना होता हो, या हो सकता है उसको उतनी फीडिंग मिलती ही ना हो, उसको मील्स मिलते ही ना हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपको बताया पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्वाशरकॉर नीड्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। जो क्वाशरकॉर से पीड़ित है उसको बराबर मात्रा में प्रोटीन चाहिए होते हैं, लेकिन मरासमस में आपको पता है कि प्रोटीन के साथ साथ उसको फैट और कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए होते हैं ताकि उसका जो सबक्यूटेनियस फैट है वो भी वापस आ सके प्रोटीन्स के साथ साथ। तो यहाँ पर हमने क्लियर किया कि जो प्रोटीन्स हैं, माल न्यूट्रिशन जो है क्वाशरकॉर और मरासमस दोनों किस तरीके से अलग अलग हैं, दोनों के सिम्टम्स कैसे अलग अलग हैं, दोनों की नीड्स को कैसे कंप्लीट किया जा सकता है, हर एस्पेक्ट पे मैंने आपको ये बताया कि इनमें डिफरेंस क्या है। अब अगर बात करते हैं तो इनके प्रिवेंशन की ही बात रह गई है, तो इनके प्रिवेंशन को भी देख लेते हैं कि कैसे प्रिवेंट किया जाए एक बच्चे को मरासमिक ना हो और क्वाशरकॉर ना हो उसको। तो देखते हैं कि क्या क्या प्रिवेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रिवेंटिव मीजर्स हैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरी अब कौन कौन सी हैं? पहला आ जाता है हेल्थ प्रमोशन, दूसरा आ जाता है सेफ्टी मीजर्स और तीसरा आ जाता है रिहैबिलिटेशन। हेल्थ प्रमोशन में उसकी हेल्थ को किस तरीके से प्रमोट किया जाए और उसके बाद सेफ्टी मीजर्स में कैसे उसको सेफ किया जाए ताकि वो इन चीज़ों डिसीज का कम प्रोन हो, और रिहैबिलिटेशन में मतलब अगर बच्चा पीड़ित हो चुका है तो कैसे उसको रिहैबिलिटेट किया जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हेल्थ प्रमोशन की कैटेगरी में। हेल्थ प्रमोशन की कैटेगरी में आपको यह बताया जा रहा है कि जो बच्चा है उसको ब्रेस्ट फीडिंग जो है पहले करवानी चाहिए, और जो एक्सटर्नल फीडिंग्स होती हैं या ब्रेस्ट फीडिंग को रिप्लेस कर करके जो फार्मूला बेस्ड फीडिंग कराई जाती है उनको बैन करना चाहिए, उनको बंद करना चाहिए, क्योंकि उनसे ना तो न्यूट्रिशन मिलता है बच्चे को और काफ़ी ज़्यादा हार्म्स बच्चे के बॉडी को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर यह चीज़ बंद होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताया गया कि प्रॉपर मील्स डिसाइड होनी चाहिए बच्चे की, जिसमें कि उसको बैलेंस डाइट मिल सके। बैलेंस डाइट इन द फॉर्म उसको कार्बोहाइड्रेट भी मिले, उसको प्रोटीन भी मिले, उसको फैट भी मिले, उसको विटामिन्स एंड मिनरल्स भी मिले, ताकि किसी चीज़ की लैक उसकी बॉडी में आपको देखने को ना मिले। उसके बाद आपको बताया गया टाइम टू टाइम फीडिंग बच्चे में देखने को मिलनी चाहिए, मतलब कि उसको जो फीडिंग करवा रहे हैं वो टाइम टू टाइम होनी चाहिए, मीन्स इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग एंड इन द नाइट उसको फीडिंग जो है बराबर होनी चाहिए ताकि लैक ना हो उसकी फीडिंग्स में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो है बर्थ स्पेसिंग। बर्थ स्पेसिंग पे भी ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चे के बीच में जो स्पेसिंग है वो मेंटेन हो, एटलीस्ट 3 इयर्स का गैप जो है वो मेंटेन करना चाहिए। इससे जो मदर है वो भी अपने नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाते हैं, और साथ ही साथ जो बच्चा है वो भी जो 2 बच्चे हैं अगर वो साथ साथ फीडिंग करते हैं, साथ साथ जो है उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, तो हर एक फैमिली उनकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाती है, क्योंकि इकोनॉमिकली वे सारे लोग जो है वो सेम नहीं होते हैं। इस वजह से इकोनॉमिक्स की वजह से उनको जो है फीडिंग में प्रॉब्लम होती है। इस वजह से 3 इयर्स एटलीस्ट गैप होना चाहिए, जिससे कि एक बच्चा जो है वो malnutrition की जो एज होती है उससे बाहर निकल पाए, और उसके बाद जो दूसरा बच्चा है वो पैदा होता है अगर, तो उसको भी बराबर मात्रा में फूड मिल पाए और malnourished ना हो। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है सेफ्टी मीजर्स। सेफ्टी मीजर्स में आपको बताया गया है कि बच्चे को जो डाइट दे रहे हैं उसमें ऐसे फूड होने चाहिए जो हाई प्रोटीन रिच फूड होने चाहिए, जैसे कि एग्स हो गए, फिश हो गए, मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, नट्स हो गए, सारे फूड होने चाहिए जो कि उसकी इम्यूनिटी
को भी बूस्ट करते हैं, जिससे कि वो डिसीज के लिए कम प्रोन हो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इम्यूनाइजेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल करवाना चाहिए, मतलब कि शेड्यूल में जिस एज पे जिस टाइम पे जो इम्यूनाइजेशन हो जाना चाहिए वो वहां पर करवाना चाहिए, उसको डिले नहीं करना चाहिए या फिर उसको स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी बच्चे की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। उसके बाद अगर आपको बात की गई है तो यहाँ फूड फोर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं। फूड फोर्टिफिकेशन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम एडल्ट हो जाते हैं जब, तो हम किसी भी फूड को खा सकते हैं ये सोच के कि ये हमारे लिए बेनिफिटेबल है, बेनिफिट्स हमको प्रोवाइड करेगा, हमारे हेल्थ के लिए गुड है। लेकिन बच्चा जो होता है उसको नहीं पता होता है क्या हमारी हेल्थ के लिए गुड है क्या बैड है, तो उसको जो चीज़ टेस्ट में अच्छी लगती है, स्मेल में अच्छी लगती है, अपीयरेंस में अच्छी लगती है, उस चीज़ को ज़्यादातर वो खाना पसंद करता है। तो इसलिए आपको ये बताया गया है कि जो फूड है उसको फोर्टिफाई करिए, उसको अच्छा बनाइए, उसको टेस्ट में अच्छा बनाइए, उसको लुक्स में अच्छा बनाइए, उसको स्मेल वाइज अच्छा बनाइए, ताकि बच्चा उसको खाए और उसको न्यूट्रिशन भी मिले और उसको टेस्ट भी मिले। और लास्ट चीज़ यहाँ पर यह ध्यान दी गई है कि जो बच्चे हैं जो डायरिया के शिकार हो जाते हैं उनको ORS का जो घोल है वो प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि डिहाइड्रेशन की कंडीशन ना हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी एक डेथ का कॉज बन जाता है अगर सीवियर हो जाए तो। अब लास्ट पॉइंट जो आपका आ जाता है, जिसमें लास्ट क्राइटेरिया जो हमने डिवाइड किया था, वो आ जाता है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन में आपको क्या बताया, कोई बच्चा अगर माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है तो उसको परफेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, परफेक्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन देना चाहिए, और साथ ही साथ ओवरऑल कैलोरीज भी इंक्रीज करनी चाहिए, ताकि वो माल न्यूट्रिशन की कंडीशन से बाहर आ सके। तो यहाँ पर हमने बात कर ली प्रिवेंशन की भी, किस तरीके से प्रिवेंशन लेने चाहिए। अब हमारा जो वीडियो का लास्ट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है ओवर कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन। ओवर कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन जो है अगर वो हो जाता है तो आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो ओवर कंजम्पशन की वजह से लगभग 3 सिम्टम्स ज्यादातर हमको देखने को मिलते हैं। एक हो जाता है वेट गेन, दूसरा हो जाता है हाई कोलेस्ट्रॉल, और तीसरा हो जाता है डैमेज टू द लीवर, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेट गेन की। वेट गेन की इसलिए बात कर लेते हैं क्योंकि ऐसा मानना है कि प्रोटीन जो है वो एनर्जी तो प्रोवाइड करता ही है, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। तो वो 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी भी काफ़ी होती हैं अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं। सच लाइक आप अगर 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ले लेते हैं या फिर 150 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन से अबव ले लेते हैं, हाँ बशर्ते आप कोई भी हाई मस्कुलर एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं, आप कोई हाई कैलोरी वेस्टिंग एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं जिसमें आपकी कैलोरीज डिप्लीट हो रही हों। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे उसके बाद भी हाई इंटेक ऑफ कैलोरीज कर रहे हैं, हाई इंटेक ऑफ प्रोटीन कर रहे हैं, तो आपको ओबेसिटी होना लाजमी सी बात है, आप ओबीज हो सकते हैं। उसके बाद अगर बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो सिम्टम आ जाता है वो आ जाता है डैमेज टू द नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड लीवर। तो जब आप ज़्यादा प्रोटीन का कंजम्पशन करते हैं तो अमोनिया जो एक टॉक्सिन है वो बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू होता है, जो कि आपके लीवर को डैमेज कर सकता है और आपके ब्रेन को भी डैमेज करता है। साथ ही साथ जब आप ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं तो लीवर को ज़्यादा वर्क करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से लीवर को डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब लास्ट में बात कर लेते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल की। हाई कोलेस्ट्रॉल की बात ऐसी रहती है कि जब आप प्रोटीन का कंजम्पशन करते हैं तो ज़्यादातर फोकस होता है नॉन वेज सोर्सेज पे, और वेज सोर्सेज पे भी कंजम्पशन का जो वेजिटेरियंस हैं वो वेज सोर्सेज पे डिपेंड होते हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं। और नॉन वेज सोर्सेज जो अगर प्रेफर करते हैं तो वो मीट की तरफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आप देखेंगे मीट जो है वहाँ पर भी फैट आपको देखने को मिलता है, प्रोटीन के साथ साथ फैट भी देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके ब्लड वेजल्स हैं वहाँ पर जो आपका फैट है वो डिकम्पोजिट होना शुरू हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा फैट आपको पाया जाता है, प्रोटीन के साथ साथ फैट भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से जो आपकी ब्लड वेजल्स हैं इनमें जब फैट डिकम्पोजिट हो जाता है तो लेटर ऑन हार्ट अटैक की कंडीशन होती है और डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ होती है कि वो लोग प्रोटीन का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं जिनको हैवी एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, जो वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो मसल इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि वो उस हिसाब से उनका मेटाबॉलिज्म भी चल रहा है, जिस हिसाब से उनका वर्क है उस हिसाब से उनको इनटेक भी करना है। लेकिन कोई व्यक्ति नॉर्मल है और उसके बाद ज़्यादा प्रोटीन का इनटेक कर रहा है तो ये सिम्टम्स उसको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है प्रोटीन का वो यहाँ पर एंड होता है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर जाकर के पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर डेली पोस्ट आपको मिलते रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो जाकर के फॉलो कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करिए जहाँ पर आपको डेली कोई ना कोई इंफॉर्मेशनल वीडियो या फिर आपको नोट्स
हाँ, ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जो नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, अलग अलग टॉपिक के जो हैं हम प्रोवाइड करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर के ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको जो एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, या फिर आपके जो माइक्रोबायोलॉजी हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं जिनके कि अभी हम लेक्चर नहीं भी ले पा रहे हैं, तो उनके नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। तो जाकर के फॉलो करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।